हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूं और बहुत मज़े में हूं। और इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास 12th की जो विस्टास आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, उसकी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स बिगिन विद द समरी। अब समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर बेसिकली टाइम ट्रैवल के ऊपर है। ये टाइम ट्रैवल क्या होता है, अगर आप ये समझ लेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। टाइम ट्रैवल के ऊपर कई सारी मूवीज़ भी बनाई गई हैं, जैसे JL50, एवेंजर्स। आप ये सब जाके देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अब जो चैप्टर में हमारा कैरेक्टर है उसका नाम है चार्ली। ये 31 ईयर्स ओल्ड एक मैन है, इसकी वाइफ है लुइजा। और ये जो है बहुत परेशान है अपनी लाइफ से। इसको बहुत ज़्यादा लगता है कि इस दुनिया में बहुत वॉर है, टेंशन है, वरीज हैं, सब एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। सो बेसिकली दुनिया में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और टेंशन्स हैं। तो इसको ये चाहता है कि मैं इस दुनिया से एस्केप कर जाऊँ, कहीं भाग जाऊँ जहाँ पीस है, जहाँ शांति है और जहाँ पर कोई भी वॉर नहीं है। तो बेसिकली अभी भाग तो सकता नहीं कहीं, क्योंकि इसकी फैमिली यहाँ है, इसका जॉब यहाँ है, इसकी वाइफ यहाँ है, पूरी लाइफ इसकी यहीं है। तो ये यहाँ से कहाँ भागेगा? जहाँ भी जाएगा वहाँ सिचुएशन यही होगी, वॉर की, लड़ाई झगड़े, टेंशन्स। तो इसके दिमाग में ये टाइम ट्रैवल करता है, यानी ये ऐसा इमेजिन करता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd फ्लोर पे पहुँच गया हूँ। अब बेसिकली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो न्यूयॉर्क में है और वहाँ पर सिर्फ 2 ही फ्लोर्स एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल। वहाँ 3rd फ्लोर है ही नहीं। लेकिन चार्ली अपनी इमेजिनेशन में, अपने ख्यालों में ऐसा इमेजिन करता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd फ्लोर पे पहुंच गया हूँ और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मैं पास्ट में चले गया हूँ। टाइम ट्रैवल क्या होता है, या तो आप अपनी इमेजिनेशन में पास्ट में चले जाते हो या फ्यूचर में चले जाते हो किसी भी रीज़न से। तो चार्ली कहाँ ट्रैवल करता है? चार्ली पास्ट में ट्रैवल करके चले जाता है 1894 में गेल्सबर्ग। गेल्सबर्ग एक शहर है न्यूयॉर्क में, इलिनॉस नाम की स्टेट में। ओके, तो चार्ली वहाँ चले जाता है और उसको लगता है कि वहाँ दुनिया कितनी अच्छी है, कितना पीसफुल है। क्योंकि 1894 वो ईयर है जब ना वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी अब तक, ना वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, कुछ भी नहीं था। दुनिया वाले सब बहुत पीसफुली, बहुत कामली, शांति से जीते थे। तो इसीलिए वो टाइम ट्रैवल करके, यानी अपनी दिमाग में इमेजिनेशंस के थ्रू पास्ट में चले जाता है 1894 में, और उसको लगता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd फ्लोर पर पहुँच गया हूँ, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। और वहाँ से वो इमेजिन करता है कि मैं गेल्सबर्ग चले जाऊँ, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर जो टिकट काउंटर में मैन होता है वो कहता है कि आपके पास 1894 की करेंसी नहीं है। सो दिस इज हाउ हमारा चैप्टर चलता है। और अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। सो लेट्स बिगिन विद द समरी। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ 31-year-old मैन नेम्ड चार्ली। तो स्टोरी किसके आसपास, किसके इर्द गिर्द चलती है? एक 31-year-old मैन के, जिसका नाम है चार्ली, who experienced something weird। और उसने बहुत weird, बहुत अजीब, कुछ बहुत strange experience किया अपनी लाइफ में। One day after work, coming from the subway, he reached the 3rd level of the Grand Central Station, which doesn't actually exist। तो वो कहता है एक बार वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था और बहुत लेट हो गया था। फिर उसने सोचा कि मुझे जल्दी घर जाना है क्योंकि आज ऑफिस में बहुत लेट हो गया है। तो उसने कहाँ गया? वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया और वहाँ के सबवे में गया। सबवे यानी कि अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे स्टेशन, ये वहाँ पर गया और उसने सोचा कि मैं यहाँ से ट्रेन ले लूँगा तो मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँगा, अगर बस से जाऊँगा तो लेट हो जाऊँगा। तो वो 3rd लेवल पे पहुँच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। अब आप एक चीज़ देखिए, मान लीजिए ये है ग्राउंड, ये आपकी मेन ज़मीन है। ओके, यानी ये ज़मीन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। यहाँ से आप सीढ़ियाँ उतर के नीचे आए और यहाँ पे एक फ्लोर आया, तो ये आपका 1st फ्लोर है। फिर कुछ स्टेयर्स यहाँ से आप नीचे उतर के आए तो यहाँ पे आपका 2nd फ्लोर आ गया। तो ये रहा आपका ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 2nd फ्लोर। तो बस इतने ही वहाँ पर फ्लोर थे। लेकिन चार्ली अपनी इमेजिनेशन में क्या करता है? पास्ट में जाता है। वो क्या करता है? वो टाइम ट्रैवल करता है और उसे लगता है कि मैं 3rd फ्लोर पे पहुँच गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कि है ही नहीं। तो उसको लगता है कि मैं कुछ सीढ़ियाँ नीचे और उतरा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd फ्लोर पे पहुँच गया हूँ। अब क्योंकि अंडरग्राउंड है ये रेलवे स्टेशन, यहाँ पे अंडरग्राउंड फ्लोर्स हैं, तो ये आपका 1st फ्लोर है, फिर 2nd फ्लोर आता है, फिर सबसे लास्ट में आपका 3rd फ्लोर आता है। अंडरस्टूड? ही डिस्कसेस द एंटायर एक्सपीरियंस विद द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम। तो उसको लगा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, जब सब लोग बोल रहे हैं
कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कोई थर्ड फ्लोर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं कैसे बार बार इस थर्ड फ्लोर पे पहुंच जा रहा हूँ। तो इसने अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से इस चीज़ को डिस्कस किया जिसका नाम था सैम। साइकेट्रिस्ट कौन होता है? ये वो डॉक्टर होता है जो आप ब्रेन, आपके दिमाग से रिलेटेड सारी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। Charlie thought he experienced time travel and had reached somewhere in the 1890s, a time before the world saw two of the most deadliest wars. तो चार्ली अपने फ्रेंड से डिस्कस करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने टाइम ट्रैवल किया है, यानी मैंने इमेजिनेशंस में पास्ट में चले गया हूँ, और वो जो टाइम है अराउंड 1819 यानी 1894 का वो टाइम है जब मैं पहुँच गया हूँ। और ये वो टाइम है जब दुनिया ने सबसे डेडलीस्ट दो वॉर्स यानी सबसे खतरनाक वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 अब तक एक्सपीरियंस नहीं की थी, क्योंकि जिस टाइम में चार्ली पहुंच गया था पास्ट में, उस टाइम से वर्ल्ड वॉर 1 20 साल बाद होने वाली थी और वर्ल्ड वॉर 2 40 इयर्स बाद। तो वो जो ज़माना था वो कैसा था? बहुत काम था, बहुत पीसफुल था, कोई लड़ाई झगड़े और कोई जातिवाद का कोई वहाँ पे इशू नहीं था। As soon as he realized what time he is in, he immediately decided to buy 2 tickets to Galesburg, Illinois, one for himself and the other for his wife. तो जैसे ही चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड फ्लोर पे पहुंचा, उसने न्यूज़पेपर देखा वहाँ पे, तो न्यूज़पेपर में डेट लिखी थी 18 जुलाई 1894। तो उसको रियलाइज़ हो गया कि मैं मतलब पास्ट में आ गया हूँ। तो वहाँ पे एक टिकट काउंटर होता है, टिकट काउंटर से वो जाता है, अपने पैसे निकालता है, और उसने सोचा कि मैं 2 टिकट्स लेता हूँ, एक अपने लिए और अपनी वाइफ लूजा के लिए, ताकि हम दोनों यहाँ से गेल्सबर्ग चले जाएं। अब गेल्सबर्ग जाने का वो क्यों सोचता है? वो इसलिए सोचता है क्योंकि गेल्सबर्ग बहुत पीसफुल जगह थी और वहाँ पर अब तक क्या नहीं हुई थी, न वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, न वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। और गेल्सबर्ग उसको कौन से ईयर के गेल्सबर्ग में जाना था? 1894 के। तो उसने टिकट काउंटर से 2 टिकट्स खरीदने गया वो। अब क्या वो टिकट्स खरीद पाया कि नहीं, आइए देखते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली द करेंसी यूज्ड इन दैट सेंचुरी वाज डिफरेंट। अब जब टिकट काउंटर पर गया चार्ली और उसने पैसे निकाले, तो टिकट काउंटर पे जो क्लर्क था, जो मैन था, उसने बोला कि नहीं, ये करेंसी, ये बिल्स यानी ये पैसा नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि 1894 में तो उस ज़माने की करेंसी, उस ज़माने का पैसा चलेगा। तो उसने चार्ली को एक वार्निंग दी कि अगर तुम मुझे लूटने आए हो या अगर तुम मुझे गलत करेंसी दिखाने आए हो तो तुम्हारा बहुत बुरा इसका रिजल्ट तुम्हें फेस करना पड़ेगा। तो चार्ली बहुत डर गया क्योंकि वो वहाँ से चले गया, क्योंकि उसको जेल हो सकती थी। ये मैं आप सबको बता दूं कि अगर कोई दूसरी करेंसी आप लेके चल रहे हो अपनी पॉकेट में, तो ये एक इलीगल, एक गुनाह है, एक लीगल चीज़ नहीं है, आपको जेल भी हो सकती है। तो चार्ली जल्दी से वहाँ से चले गया। The next day he withdrew all his savings and got them converted if it meant bearing losses. तो उसने क्या सोचा कि चलो मैं यहाँ से चले जाता हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरे पास करेंसी नहीं है 1894 के हिसाब से, क्योंकि उसके पास तो प्रेजेंट टाइम की करेंसी पड़ी थी। तो वो एक कॉइन डीलर के पास गया और उसने बैंक से अपने जितने पैसे थे, उसके पास $300 रखे थे बैंक में, उसकी टोटल सेविंग, वो गया और उसने वहाँ से क्या करा, उसने वहाँ से सोचा कि मैं इसको एक्सचेंज करा लेता हूँ और 1894 की करेंसी ले लेता हूँ। तो ये आप कर सकते हो, किसी भी कॉइन डीलर के पास जाओ, प्रेजेंट की करेंसी दो और आपको जिस भी टाइम की करेंसी चाहिए वो ले सकते हो। बदले में आपको सिर्फ क्या देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? उनको एक चार्ज देना पड़ता है। तो ऐसा चार्ली ने किया। जब चार्ली ने $300 दिए तो रिटर्न में उसको $200 से भी कम पैसे मिले। तो बेसिकली चार्ली को क्या फेस करना पड़ा? लॉस, एक नुकसान फेस करना पड़ा। तो चार्ली ने सोचा चलो कोई बात नहीं, भले मुझे थोड़ा लॉस फेस करना पड़ा, बट ठीक है, एटलीस्ट मैं क्या करूँगा, मैं 1894 के गेल्सबर्ग नाम के शहर में पहुंच जाऊंगा जहाँ पे शांति है और मैं इस अपनी प्रेजेंट लाइफ की परेशानियों से दूर भाग जाऊंगा अपनी वाइफ के साथ। He went looking for the third level but failed to find it. It worried his wife and the psychiatrist Sam, who told him that he is hallucinating, experiencing a situation which seems to exist but does not exist in real, in order to make refuge from reality and miseries of the modern world which is full of worry. अब क्या होता है, अब चार्ली के पास पैसे आ गए, उस ज़माने की करेंसी आ गई, वो वापस गया थर्ड लेवल ढूंढने के लिए। उसने बहुत कोशिश करी लेकिन उसको इस बार वो थर्ड लेवल जो है वो मिला ही नहीं। इस बार उसको सिर्फ सेकंड फ्लोर तक गया और वो ढूंढ रहा था कि थर्ड फ्लोर कहाँ है, लेकिन उसको मिला ही नहीं। उसने बहुत ढूंढा, फिर उसकी वाइफ को उसने बताया तो उसकी वाइफ बहुत गुस्सा हुई और बहुत नाराज़ हुई और बोला कि तुम अपनी प्रेजेंट लाइफ पे ध्यान दो और अब इस थर्ड लेवल को ढूंढना बंद करो।
ऑल्सो उसने ये चीज़ उसने अपने साइकाट्रिस्ट डॉक्टर जो उसका फ्रेंड था सैम, उसको बताई ये चीज़, तो उसने उसको क्या बताया कि तुम हैलुसिनेट कर रहे हो। डॉक्टर ने क्या बोला चार्ली कि तुम थर्ड फ्लोर मत ढूंढो क्योंकि तुम हैलुसिनेट कर रहे हो। हैलुसिनेट का मतलब ये होता है कि आप रियलिटी में वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो कि जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन असलियत में वो चीज़ होती नहीं। आप अपने दिमाग में, अपने इमेजिनेशंस में सिर्फ उसको फील करते हो कि हाँ यहाँ पे थर्ड फ्लोर है, लेकिन रियलिटी में ये थर्ड फ्लोर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो डॉक्टर ने उसको समझाया कि ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की कुछ हैलुसिनेशन की प्रॉब्लम है, रियलिटी में थर्ड फ्लोर नहीं है, तुम इसके ढूंढने के पीछे मत लगो, तुम ऑलरेडी अपने इतने सारे पैसे भी वेस्ट कर चुके हो, $300। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि तुम ये थर्ड फ्लोर क्यों ढूंढ रहे हो अपनी इमेजिनेशंस में। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम एक रिफ्यूज यानी एक शेल्टर ढूंढ रहे हो अपनी रियलिटी से और मॉडर्न वर्ल्ड की मिजरी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं रोड पे खड़ी हूँ, तो बारिश मेरे लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है क्योंकि मैं गीली हो रही हूँ बारिश में। तो मैं क्या करूँगी, जल्दी से भाग के एक ट्री के नीचे खड़ी हो जाऊँगी ताकि मुझे शेल्टर मिल जाए और मैं बारिश से कुछ लेवल तक एटलीस्ट बच सकूँ। तो ट्री मेरे लिए क्या हुआ, ट्री मेरे लिए हुआ रिफ्यूज, यानी वो शेल्टर जिसने मुझे बचाया टेम्परेरीली अपनी परेशानी से जो कि बारिश थी। यस, एग्जैक्टली उसी तरह डॉक्टर ने, साइकाट्रिस्ट ने चार्ली को समझाया कि तुम्हारे लिए ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड फ्लोर है ये एक रिफ्यूज है, यानी अपनी प्रेजेंट लाइफ में तुम्हारी बहुत सारी टेंशन्स है, परेशानियाँ हैं और उससे टेम्परेरी बचना है तुम्हें भगना है उससे। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड फ्लोर पे ढूंढ रहे हो ताकि तुम यहाँ से किसी अच्छी बेटर प्लेस में चले जाओ। तो ये जो थर्ड फ्लोर है ये तुम्हारे लिए एक रिफ्यूज है, यानी एक शेल्टर की तरह जो टेम्परेरी तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ की प्रॉब्लम से तुम्हें बचाता है। तो ये एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसके पीछे मत भागो, डॉक्टर ने उसको ये समझाया। Charlie thus resorts to his stamp collection in order to distract himself, and when suddenly one day he finds a letter from his friend Sam who had gone missing recently. अब चार्ली की एक हॉबी थी। हॉबी क्या होती है, जब आप फ्री टाइम में बैठे हो तो अपनी पसंद की कोई चीज़ करते हो। उसकी आदत थी स्टैम्प कलेक्टिंग की। स्टैम्प क्या होता है, जो एनवेलॉप्स पे, जो लिफाफों पे स्टैम्प लगते हैं ना, तो वो लोग कलेक्ट करते हैं अलग अलग स्टैम्प्स। लोगों की ये हॉबी होती है, एक प्रॉपर कॉपी मेंटेन करते हैं और उस पर चिपकाते जाते हैं अलग अलग जगह के स्टैम्प्स। अब चार्ली क्या करे, अपनी लाइफ से तो परेशान था, उसकी लाइफ में टेंशन्स थी, तो परेशान तो वो था ही। तो उसने क्या किया, उसने अपनी हॉबी, जो स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी थी, उस पर रिजॉर्ट किया, यानी उस पर डिपेंड किया उसने। अब वो जब भी परेशान होता था, कुछ भी होता था, तो वो अपनी स्टैम्प कलेक्टिंग की एक्टिविटी करता था। इससे वो डिस्ट्रैक्ट, उसका ध्यान भटकता था अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से। और जब वो कर रहा था, एक दिन ऐसी स्टैम्प कलेक्टिंग कर रहा था, तो उसको क्या मिला, उसको एक लेटर मिला। ये लेटर किसका था, ये लेटर उसके फ्रेंड सैम का था, जो डॉक्टर था, जो साइकाट्रिस्ट था। क्योंकि कुछ दिन पहले ही चार्ली को ये पता चला था कि उसका जो डॉक्टर फ्रेंड है ये गायब हो गया है, सडनली मिसिंग है, किसी को नहीं मिल रहा। और कुछ दिन बाद जब चार्ली अपनी स्टैम्प कलेक्टिंग की एक्टिविटी कर रहा था, तो उसको एक लेटर मिला था, और वो लेटर सैम का ही था, जो कि कुछ दिन पहले गायब हो चुका था। Sam wrote that he always wanted to believe in the idea of third level, and now that he is there himself, he encourages Charlie and Louisa to never stop looking for it. अब सैम जो गायब हो गया था, सैम बेसिकली कहाँ चले गया था, सैम बेसिकली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड फ्लोर पे चले गया था। क्योंकि सैम ने उस लेटर में लिखा कि चार्ली, पहले तो मैं तुम्हारी बात पे बिलीव नहीं कर रहा था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है कि नहीं है, लेकिन जब मैंने खुद जाके ढूंढा तो मुझे एक्चुअली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड फ्लोर दिखा। यानी डॉक्टर भी हैलुसिनेट करता है और अपनी इमेजिनेशन से थर्ड फ्लोर पे यहाँ पहुँच जाता है, और वो कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से गेल्सबर्ग जा चुका हूँ 1894 के, और वहीं से उसने लेटर लिखा था चार्ली को, जो कि उसको उसके स्टैम्प कलेक्शन में और लेटर्स में से मिला। और वो कहता है कि एक्चुअली चार्ली, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ये थर्ड फ्लोर है, तुम और तुम्हारी वाइफ लुइजा ढूंढना मत बंद करना, अपनी कोशिश जारी रखो, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ पीसफुल है, यहाँ लोग बहुत मज़े से रहते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, और लाइफ में यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टाइम ट्रैवल, जिसमें एक्चुअली में आप या तो प्रेजेंट में होते हो, या तो आप पास्ट में चले जाते हो, या आप फ्यूचर में चले जाते हो। और क्या होता है, और ये चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन आपके इमेजिनेशंस में एग्जिस्ट करती है। तो आपने यहाँ क्या किया, टाइम ट्रैवल। बहुत सारी मूवीज़ भी बनी, आप इसको देख सकते हैं, तो आपको बेटर समझ में आएगा कॉन्सेप्ट।
सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारी समरी खत्म होती है. नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द चैप्टर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप ऑफ चार्ली? वाई? एस्केप का मतलब क्या होता है? टू रन अवे, कहीं से भाग जाना. तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल था, क्या वो एक जरिया था भागने का चार्ली के लिए? और अगर था तो वाई, क्यों? हमें रीजन देना है. यस, द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली. यस, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल था वो एक भागने का, चार्ली की प्रेजेंट लाइफ में जो परेशानियां थी उससे भागने का एक मीडियम था, एक जरिया था. मॉडर्न वर्ल्ड ऑफर्स अ लॉट ऑफ चैलेंजेस and in order to take refuge from reality one might resort to daydreaming और hallucination. तो मॉडर्न डे यानी आज के ज़माने में हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी टेंशन्स हैं, और इन सब टेंशन से भागने के लिए इंसान क्या करता है? एक रिफ्यूज यानी एक शेल्टर ले लेता है, यानी कोई एक ऐसी चीज़ इमेजिन करने लगता है कि चलो यहीं कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इधर जाके भाग जाऊँ, एटलीस्ट अपनी प्रेजेंट लाइफ से तो, परेशानियों से तो बच जाऊँगा. तो इस चीज़ को थर्ड लेवल को भी एक वो रिफ्यूज यानी कि है एक शेल्टर के तौर पे ले रहा था, और वो डे ड्रीमिंग कर रहा था और हैलुसिनेट कर रहा था, यानी कि खुली आंखों से सपने देख रहा था, ख्याल बना रहा था, इमेजिनेशंस बना रहा था कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे गया, यहाँ से मैंने ट्रेन ली, गेल्स बर्कली में चले जाऊँगा, मैं बहुत सुखी ज़िंदगी जीऊँगा. ये सब चीज़ें वो इमेजिन कर रहा था. वी ऑल अंडरस्टैंड दैट द मिजरीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ वरी एंड प्रेशर. Thus, in order to take the burden away from his shoulders and take a sigh of relief, Charlie resorted to escaping reality through unintentionally. तो unintentionally यानी कि जानबूझ के नहीं, चार्ली ने क्योंकि अपनी लाइफ की परेशानियाँ और बर्डन्स और इतनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझा था उसके शोल्डर्स पे, इन सबसे भागने के लिए उसने क्या किया? उसने सोचा मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चले जाता हूँ और वहाँ पे जो थर्ड फ्लोर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ चले जाता हूँ और वहाँ से गेल्सबर्ग पहुँच जाऊँगा जहाँ बहुत शांति है, सुख शांति है और लोग बहुत अच्छे से रहते हैं. एंड ही टुक अ साई ऑफ रिलीफ, यानी चैन की जाएगा, वहाँ पे मैं सांस लूँगा. तो दैट इज़ अ साई ऑफ रिलीफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? सैम का लेटर आया था चार्ली के पास, और कहाँ से आया था? 1894 के गेल्सबर्ग से आया था. उससे आप क्या इन्फर करोगे, यानी आपको क्या समझ में आता है? द वे चार्ली डिस्कवर्ड सैम्स लेटर वॉज रादर स्ट्रेंज. जैसे ही चार्ली को, जिस तरीके से चार्ली को सैम का लेटर मिला, वो बहुत तरीका स्ट्रेंज था, बहुत अजीब तरीके से. वो अपना स्टैम्प कलेक्टिंग कर रहा था, उसको एक फर्स्ट डे लेटर मिल गया था और बस उसमें से उसको एक वो, उसमें क्या होता है, फर्स्ट डे लेटर में खाली वाइट पेपर होता है, लेकिन जब उसने खोला तो वो खाली वाइट पेपर नहीं था, वो क्या था? सैम का लेटर था. इट वॉज वन ऑफ दोज फर्स्ट डे कवर्स पीपल यूज टू मेल टू देमसेल्व्स बैक इन द टाइम विद अ ब्लैंक पेज इनसाइड. सो वो क्या था? वो एक फर्स्ट डे कवर, एक एनवेलप होता है, यानी एक लेटर वो होता है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डे कवर. अब क्या होता है, जिस दिन कोई नई स्टैम्प रिलीज होती है तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, जिनकी हॉबी होती है स्टैम्प कलेक्ट करना, वो इन फर्स्ट डे कवर्स के ऊपर यानी इन एनवेलप के ऊपर ऐसा स्टैम्प लगा देते हैं और इसमें एक प्लेन वाइट पेपर डाल के बंद करके अपने ही एड्रेस पे इसको मेल कर देते, ताकि उनके कलेक्शन में क्या रहे, उनके कलेक्शन में एक ऐसा स्टैम्प रहे जिस दिन वो रिलीज़ हुआ था और उसी दिन उनके पास वो डिलीवर हुआ था, और रिलीज़ की जो डेट होती है वो भी स्टैम्प पे मेंशन रहती है. तो स्टैम्प कवर में कभी भी कुछ लिखा नहीं रहता, अंदर एक प्लेन पेपर होता है. यही एक स्टैम्प कवर मिल गया था सैम को, चार्ली को, और इसमें से वो वाइट प्लेन पेपर नहीं था बल्कि एक लेटर था जो कि सैम का आया था, जो कि बहुत स्ट्रेंज था. Secondly, the letter dates back to 18 July 1894 when Sam, the writer of the letter, didn't exist because both Sam and Charlie exist in the present times. तो जो लेटर पे डेट लिखी थी वो क्या थी? 18 जुलाई 1894, यानी जो लेटर था वो सैम ने भेजा था और पास्ट में से भेजा था, यानी 1894 से उसने भेजा था, और वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बहुत दिन से गायब भी हो गया था. तो ये बात बहुत शॉकिंग थी कि एक लेटर पड़ा हुआ है किसके पास? चार्ली के पास, और उसमें से सैम का ही लेटर आ रहा है जो गायब है काफ़ी दिनों से, और 1894 से उसके पास ये लेटर आया है. Thus it is sound to conclude that it was just a product of Charlie's imagination. तो ये जो लेटर आया था ये रियलिटी में कोई लेटर नहीं आया था, ना ही असलियत में कोई लेटर आया था. ये चीज़ भी चार्ली इमेजिनेशन में कर रहा है, यानी अपने ख्यालों में इमेजिन कर रहा है कि मेरे पास सैम का लेटर आया है और 1894 से आया और वो मुझे वहाँ बुला रहा है. ये सब इमेजिनेशन था, कुछ भी रियलिटी में एग्जिस्ट
नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 3, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फेयर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आज की दुनिया है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की इनसिक्योरिटी, एक दूसरे के लिए डर है, लड़ाई है, वरीज, टेंशन है, स्ट्रेस लेते हैं लोग बहुत ज़्यादा। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम। कुछ तरीके बताइए जो हम इन प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाएँ, यानी कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो वन कैन नॉट काउंट ऑन फिंगर्स द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल हैज़ टू ऑफर। अब हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी सारी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी आती हैं। हर दिन एक चैलेंज की तरह होता है हम सब लोगों के लिए। हम लोगों के लिए स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, जॉब का टेंशन होता है, डर लगता है कुछ चीज़ों से, इनसिक्योरिटीज़ होती है और वरीज यानी टेंशन्स भी होती हैं हमारी लाइफ में। इन ऑर्डर टू रिलीव योर सेल्फ ऑफ ऑल दीज मिजरीज वन कैन इंक्लूड क्रिएटिव एक्टिविटीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अगर आप इन सब मुश्किलों से, टेंशन से अपने आप को छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करिए, यानी कि पेंटिंग कर सकते हो आप कोई गिटार बजाना सीख सकते हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हो, आप स्टिचिंग कर सकते हो, आप निटिंग कर सकते हो, सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें जो क्रिएटिव आपके माइंड को दौड़ाती हैं, आप ये सब कर सकते हो ताकि इन सब चीज़ों से आपका ध्यान भटके, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। मेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ एंड डूइंग वॉट यू लव टू डू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के ज़माने में सब लोग इतना बिजी हैं कि किसी को खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने लिए आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और वो हॉबी, वो चीज़ करिए जो आपको अच्छा लगता है। किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है। तो जो आपको अच्छा लग रहा है आप अपने फ्री टाइम में वो चीज़ ज़रूर करिए। सेकेंडली, वन कैन रीड अ गुड बुक और इवन मेडिटेट। एक और बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो है रीड अ गुड बुक। अच्छी अच्छी किताबें, नॉवेल्स, स्टोरीज पढ़िए, मेडिटेशन करिए, योगा कर सकते हैं आप। लॉन्ग वॉक्स इन द लैप ऑफ नेचर आर नॉट टू बी अंडर एस्टिमेटेड बिकॉज नेचर हैज इट्स ओन हीलिंग पावर। लैप ऑफ द नेचर यानी कि आप सुबह सुबह जल्दी उठिए और नेचर यानी कि इन्वायरमेंट में जब फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है, हर जगह ग्रीनरी है, दुनिया का शोर शराबा नहीं है, उस टाइम पे आप घर से बाहर निकलिए, लंबी लंबी वॉक्स के लिए जाइए। ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी अच्छा फील करे। अपार्ट फ्रॉम दीज, अ शॉर्ट वीकेंड गेट अवे, movie night with friends or even alone at home can be done in order to disassociate oneself from the routine। तो जो डेली रूटीन है आपका, जो बोरिंग रूटीन चल रहा है, उससे थोड़ा चेंज के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल गेट अवे यानी वीकेंड पे, सैटरडे संडे पे फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ थोड़ा सा घूम के आ सकते हो। आप एक मूवी पे जा सकते हो। अब तो कोविड का टाइम है, कोरोना टाइम है, मूवी हॉल्स बंद है, तो घर पे भी आप नेटफ्लिक्स पे आप मूवी ऑन कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ बैठ के देख सकते हो, स्नैक्स बना के एंजॉय कर सकते हो। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं, वेज हैं जिससे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ के डेली रूटीन और टेंशन से। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। अब टाइम एंड स्पेस, समय और जो स्पेस है यानी प्रेजेंट एंड पास्ट का जो टाइम है, क्या उसका आपको स्टोरी में कोई इंटरसेक्शन दिख रहा है। इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये टाइम है, ये स्पेस है, अब ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये क्या पॉइंट हुआ, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। ओके, तो आपको ऐसा कहीं स्टोरी में पढ़ के लगा कि टाइम और स्पेस कहीं पे क्लैश हो रहे हैं, कहीं पे एक जगह पे मीट हो रहे हैं। तो येस, देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस दैट टेल अस अबाउट द intersection of time and space in the story. The first point is the two levels existed in present time while the third level existed in 1894. तो दो levels present time में exist कर रही थी, level 1 and level 2 of Grand Central Station। लेकिन जो third level था वो space यानी past का time था, वो भी exist कर रहा था 1894 के time का। Okay? Second है Charlie and Louisa live in present time but Charlie gets old currency to reach the station of Galesburg of 1894। अब चार्ली और उसकी वाइफ लूजा जो है प्रेजेंट टाइम में रहते हैं। ओके, लेकिन उसी समय क्या करता है चार्ली, प्रेजेंट करेंसी यूज करने की बजाय अपने सारे पैसे एक्सचेंज कर लेता है ओल्ड करेंसी में, जो कि गेल्सबर्ग ले जाएगी उसको 1894 की। तो यहाँ पे टाइम एंड स्पेस इंटरसेक्ट हो रहा है। देन थर्ड पॉइंट है द प्लेटफॉर्म ऑफ ओल्ड स्टेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द टू लेवल्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम। जो लेवल 1 एंड लेवल 2 है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वो बिल्कुल सेम दिखता है, लेकिन चार्ली ने नोटिस किया कि जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो वो बिल्कुल 1894 के ज़माने का रेलवे स्टेशन जैसा दिख रहा था।
बहुत ओल्ड था, पुराने ज़माने के टाइप के लोगों ने कपड़े पहने हुए थे। वहाँ पे गैस लाइट्स यानी कि आग जलने वाली जो गैस लाइट्स होती हैं वो जल रही थी, ऐसे लाइट्स नहीं थी वहाँ पर। और वुडन वहाँ पे टिकट काउंटर्स बने हुए थे। तो ये सब चीज़ें थी। तो बेसिकली फर्स्ट लेवल और थर्ड लेवल से अगर कंपेयर करें थर्ड लेवल को, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। द पीपल इन 1894 ड्रेस इन एन ओल्ड फैशन मैनर। इस ज़माने के जो लोग हैं अभी मॉडर्न स्टाइल के कपड़े पहनते हैं, मॉडर्न फैशन यूज़ करते हैं, लेकिन उस ज़माने के लोग जो थे वो ओल्ड फैशन के कपड़े पहन रहे थे जैसे 1894 में पहने होते थे। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो थर्ड लेवल पे दिखे थे चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। नेक्स्ट, द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड इन 1894. इट वाज डेटेड June 11, 1894. ओवरलैप्स द चार्लीज रियल टाइम एग्जिस्टेंस। अब चार्ली प्रेजेंट टाइम का इंसान है, लेकिन जब वो थर्ड लेवल पे चले गया था तो उसने क्या देखा था? वहाँ पे न्यूज़पेपर्स पढ़े। और कौन सी कंपनी का न्यूज़पेपर था? द वर्ल्ड, जो कि अब प्रिंट होना भी बंद हो चुका था कई सालों से। और उस पर डेट क्या लिखी थी? June 11, 1894. तो ये चीज़ टाइम एंड स्पेस को इंटरसेक्ट करी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अलग चीज़ है और पास्ट टाइम की चीज़ें उसको प्रेजेंट में ही दिख रही थी, तो ये क्लैश हो रही थी आपस में। लास्ट है, द लेटर मेल टू चार्लीज ग्रैंडफादर ऑन July 18, 1994 displays the intersection of time and space because both Sam and Charlie live in the present time. अब चार्ली जब अपनी स्टैम्प कलेक्टिंग की एक्टिविटी कर रहा था तो उस टाइम उसको लेटर मिला, और किसका लेटर था? उसके फ्रेंड सैम का, जो कि काफ़ी दिनों से गायब हो चुका था। ये लेटर किसका था? ये लेटर चार्ली के ग्रैंडफादर का था, जो उन्हें July 18, 1894 को किसी ने भेजा हुआ होगा। वो चार्ली के कलेक्शन में उनको मिला। और ये किसका था लेटर? ये सैम का लेटर था। लेकिन यहाँ पे अगेन टाइम एंड स्पेस इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सैम एंड चार्ली दोनों प्रेजेंट लाइफ के लोग हैं, ये लोग पास्ट लाइफ के लोग नहीं हैं। ओके, सो ऑल दीज इंस्टेंसेस शो अस द इंटरसेक्शन बिटवीन द टाइम एंड स्पेस। स्पेस यानी प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड, और इस चैप्टर में पास्ट की बात हो रही है। So children, with this we come to an end of this session. I hope आपको समरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आए तो जल्दी से YouTube पे जाइए और हमारे वीडियोस को आप सर्च करिए। अगर आपको YouTube पे हमारे वीडियोस नहीं मिलते तो आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना है। वो है आप हमारी वेबसाइट का नाम डालिए गूगल पे, जो कि है magnetbrains.com। जब आप वेबसाइट का नाम डालेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे सारी क्लासेज मेंशन है, क्लास 12th, 11th, 10th, 9th, 8th एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 11th की इंग्लिश के वीडियोस देखने, तो आप क्लास 11th पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लास 11th पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट ऑफ टीचर्स और वो जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे क्लास 11th का इंग्लिश मैंने पढ़ाया है, तो इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो मेरे पढ़ाए हुए सारे वीडियो लेक्चर्स की जो लिस्ट है आपके सामने आ जाएगी। कह लीजिए आपको हॉर्नबिल बुक, जो क्लास 11th की बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर देखना है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का इंट्रोडक्शन, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको YouTube पे अच्छे से हमारे वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट से इजीली कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज़ जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है वो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। सो तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम आगे के विस्तार के और चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। सो तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।